यो व्हाट्सअप गाइस, सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के नए एपिसोड में कहानी शुरू होती है कोरिया के उस डंजन ब्रेक से जहां मॉन्स्टर पूरे शहर में कहर बरपा रहा था। इमारतें टूट चुकी थीं, लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे और हर तरफ तबाही का नजारा था। उसी समय सुहू वहां पहुंचता है और एक एक करके मॉन्स्टर्स को सिंगल शॉट में खत्म करने लगता है। लड़ाई के बीच वो खुद भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर मैं कितना स्ट्रांग हो चुका हूं, क्योंकि पहले जो चीज़ मुश्किल थी अब वो आसानी से कर पा रहा था। सूहू ने अपने शैडो आर्मी का इस्तेमाल सिर्फ लड़ाई में ही नहीं किया, बल्कि उनसे हथियार और आर्मर बनाकर बाकी हंटर्स को भी दिए। उन हंटर्स ने जब ये गियर पहना तो उन्हें लगा जैसे उनकी पावर और स्पीड अचानक बढ़ गई हो। सब फाइट में एक्टिव हो गए और सूहू ये देखकर खुश था कि उसकी शैडो आर्मी अब सिर्फ उसकी ताकत नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एक सहारा बन चुकी है। इसी बीच एक बड़ा खुलासा होता है कि सूहू को नया जॉब चेंज मिला है, शैडो क्रिएशन। इस स्किल से वो अपने शैडो सोल्जर्स की मेमोरीज और मटेरियल्स यूज करके असली आइटम बना सकता है। मतलब अब उसके शैडोज सिर्फ लड़ाई के काम नहीं आएंगे, बल्कि उनसे आर्मर, वेपन्स और दूसरी चीजें भी बनाई जा सकती हैं। हालांकि इन आइटम्स के भी ग्रेड्स होते हैं, कुछ कॉमन कुछ रेयर। सूहू को लगता था कि उसने जितने भी आर्मर्स बनाए हैं वो सब रेयर ग्रेड के होंगे, लेकिन असल में उनमें कॉमन लेवल के भी कई गेयर थे। जॉब चेंज के साथ सूहू को एक और खास एबिलिटी मिली। अब वो शैडोज को स्टोर कर सकता है, जो पहले कभी मुमकिन नहीं था। वो इस नई पावर को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी उसके सामने एक खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है। सूहू कुछ करने से पहले ही अचानक अपोस्टल ऑफ इथेरियम वहां उतारता है और एक ही पल में उस मॉन्स्टर को जमीन पर पटक देता है। ये देखकर सूहू पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि कोई इतना स्ट्रांग भी हो सकता है। अपोस्टल वहीं खड़ा होकर अपनी पावर एम्प्लीफिकेशन का इस्तेमाल करता है और चारों तरफ मौजूद मॉन्स्टर्स को एक ही वार में खत्म कर देता है। असल में वो सारे मॉन्स्टर्स उसी ने पजेस किए थे और अब जब चाहे उन्हें खत्म कर देता है ताकि क्रेडिट सिर्फ उसी को मिले। इसी पल साफ हो जाता है कि अपोस्टल सिर्फ खतरनाक नहीं बल्कि चालाक और बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है। अपोस्टल का जबरदस्त अटैक देखने के बाद सू और बाकी हंटर्स सब हैरान रह जाते हैं। तभी खुलासा होता है कि ये पूरा डंजन ब्रेक और फाइटिंग का सीन पूरे कोरिया में लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जिन्हो और वूजिन समेत बाकी लोग भी सब कुछ देख रहे थे और पहली बार सबको पता चल गया कि ब्लैक मास्क पहनने वाला शख्स असल में सूहू ही है। ब्रॉडकास्ट देखने के बाद चोईजोंग तुरंत कांटेक्ट करता है हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन वू जिनचुल को और कहता है, क्या तुमने देखा, वो ब्लैक मास्क वाला बंदा वही सूहू है। दूसरी तरफ एशियन हंटर ताएगू जब ये सुनता है तो गुस्से से भर जाता है, क्योंकि उसने पहले सूक और लिमिंगसन के साथ देखा था। उसे यकीन था कि सू ही वो शख्स है जिसने लिमिंग को मारा और अब वो सू को खत्म करने की ठान लेता है। लेकिन तभी जिनचुल साफ ऑर्डर देता है कि किसी को अभी कुछ करने की जरूरत नहीं। वो कहता है कि अपोस्टल यानी पाक दोजिन खुद सू को हंटर एसोसिएशन तक लेकर आएगा और वहीं पर पूछताछ होगी। इस बीच ताएगू तर्क देता है कि अगर सूहू कोई क्रिमिनल नहीं है तो फिर वो अपना चेहरा क्यों छुपा रहा है। साथ ही उस पर यह भी आरोप लगाता है कि वो स्टारस डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ है और पूरा सिस्टम उसी के कंट्रोल में है। यहाँ तक कि ये इल्ज़ाम भी लगाता है कि लिमिंग की मौत के पीछे वही है, जबकि सबको मालूम था लिमिंग असल में पजेस्ड था। दूसरी तरफ चोईजोंग कहता है कि उसे नहीं लगता सूहू कोई बुरा इंसान है, लेकिन फिर भी उसे एसोसिएशन में लाकर इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है। आखिरकार सूहू संग जिन्हों का भतीजा है और यही वजह है कि मामला और भी पेचीदा हो जाता है। फिर फोकस जाता है मैदान पर, जहां सू और अपोस्टल आमने सामने खड़े हैं। अपोस्टल को जिनचुल से ऑर्डर मिलता है कि सू को वहां से एसोसिएशन ले जाओ। वो मुस्कुराते हुए सू की तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है कि ये तो अभी अभी एस रैंक हंटर बना है, लेकिन मुझे देखकर ये स्माइल क्यों कर रहा है। अपोस्टल आदेश सुनाने के बाद सीधे सू से कहता है, ग्रीन रीपर गिल्ड के मास्टर का आदेश है कि तुम्हें हंटर एसोसिएशन चलना होगा। सू ये सुनकर हैरान होता है और कहता है, ग्रीन रीपर गिल्ड का मास्टर? मुझे नहीं लगता कि मैं एसोसिएशन द्वारा स्काउट किया जाऊंगा। अपोस्टल उसे टोकते हुए बोलता है कि लगता है उसे अभी तक समझ ही नहीं आया कि हालात कितने बिगड़ चुके हैं। वो बताता है कि सू इस समय वांटेड है, हंटर लिमिंग की हत्या के आरोप में, और साथ ही स्टारस डिस्ट्रीब्यूशन का मास्टरमाइंड भी उसी को माना जा रहा है। ये सुनकर सू पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। अपोस्टल साफ कहता है कि उसके लिए बेहतर होगा अगर वो बिना कोई सीन क्रिएट किए चुपचाप साथ चल पड़े। तभी बाकी हंटर्स दौड़ते हुए आते हैं और सू का बचाव करने लगते हैं। वो कहते हैं कि अगर सू ना होता तो वो सब अब तक मर चुके होते, इसलिए उस पर इल्ज़ाम गलत हैं। लेकिन सू ने रोकता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि मदद के लिए शुक्रिया, लेकिन अब आगे का सामना वो खुद करेगा। और साथ ही बताता है कि वो खुद ही हंटर एसोसिएशन जाएगा, क्योंकि उसे भी वहां कुछ बात करनी है। ये सुनकर अपोस्टल मान जाता है, लेकिन तभी उसे एक और चीज़ हैरान कर देती है। वो देखता है कि बाकी हंटर्स अब भी सू के दिए शैडो आइटम पहने हुए हैं। सू फौरान उन सब आइटम्स को वापस बुला लेता है और समझाता है कि अब वो अपनी नई पावर से शैडो आइटम्स को शैडो स्टोरेज में रख सकता है। ये देखकर अपोस्टल खुद शॉक्ड हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि संग सू, इसके अंदर अब एक अलग ही लेवल का और आ चुका है। आखिर इसने हाल ही में ऐसा क्या किया जिससे इतनी कम टाइम में ये इतना पावरफुल बन गया है।
यहीं पर अपोस्टल समझ जाता है कि अब उसका स्टार फ्रेगमेंट सुपर काम नहीं करेगा, इसलिए उसे सोचना होगा कि उसे अपनी पावर को और डेवलप करना होगा, वरना आने वाले वक्त में सू उसके लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। अपोस्टल अब ये तय करता है कि वो सुपर स्टार फ्रेगमेंट का इस्तेमाल करेगा ताकि एक एस रैंक हंटर को अपनी मर्जी से कंट्रोल करके उसे अपना फॉलोअर बना ले। लेकिन ये प्रोसेस आसान नहीं है और वक्त लेगा, इसलिए वो मन ही मन सोचता है कि तब तक सू के आसपास रहना पड़ेगा, करीब रहेगा तो शक भी नहीं होगा। इसी दौरान अचानक सभी हंटर्स के फ़ोन पर एक डिजास्टर अलर्ट आता है। ये कोई साधारण डंजन ब्रेक नहीं था, बल्कि मैसिव प्रिजन ब्रेकआउट। करेक्शनल फैसिलिटी में बंद सारे कैदी जो अवेकन्ड हंटर्स थे और अपराधों की वजह से कैद में डाले गए थे, सब बाहर निकल चुके थे। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं था। सैकड़ों डी और बी रैंक के हंटर्स एक साथ आज़ाद हो गए थे और पूरे शहर में हंगामा मचाने लगे थे। सू ये अलर्ट देखते ही रुक जाता है और कहता है कि हमें तुरंत जाकर इन्हें रोकना होगा। अपोस्टल रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि वहां और भी बहुत से हंटर्स हैं, उन्हें ही संभालने दो। मगर सू साफ कह देता है कि अगर इन कैदियों ने स्टारस कंज्यूम कर रखे हैं तो नॉर्मल हंटर्स उन्हें रोक ही नहीं पाएंगे। अपोस्टल गुस्से में चेतावनी देता है कि अगर तुम हंटर एसोसिएशन के पास नहीं गए तो तुम्हें ट्रेटर मान लिया जाएगा। लेकिन सू बिना डरे जवाब देता है, अगर ट्रेटर होना है तो होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके साथ ही सू का पूरा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उसकी पावर एस रे मोड तक पहुंच जाती है और वो ग्रे के साथ बॉन्ड स्किल एक्टिवेट कर देता है। उसका ये नया रूप देखकर अपोस्टल भी दंग रह जाता है। मन ही मन सोचता है, ठीक है, हंटर एसोसिएशन को जाकर कह दूंगा कि मैंने इसे रोकने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। सू उसे धन्यवाद देता है और कहता है कि ये काम पूरा करने के बाद वो खुद एसोसिएशन आएगा। इसके बाद कहानी का फोकस शिफ्ट होता है करेक्शनल फैसिलिटी की ओर, वो जगह जहां सारे अवेकन कैदी बंद थे। अब वहां पर तबाही मची हुई है। कैदी गार्ड्स को मार रहे हैं, गले में लगाए गए माना सप्रेशन स्टोन्स तोड़कर फेंक रहे हैं और गुस्से में चिल्ला रहे हैं कि हंटर एसोसिएशन ने उन्हें गुलाम बना रखा था। इसी अफरा तफरी में एक कैदी सबको लीड करता है। वो कहता है, ग्रेट कैटेक्लिज्म के बाद हमें पावर मिली, हमने उसका इस्तेमाल किया, लेकिन एसोसिएशन ने हमें रोक दिया और कैद में डाल दिया। आज से हम सब मिलकर एसोसिएशन से बदला लेंगे। और फिर आदेश देता है कि बाहर जाओ, जिसे मारना है मारो, जितना गुस्सा है सब निकाल दो। जब उसकी शक्ल दिखाई देती है तो साफ होता है कि वो कोई और नहीं बल्कि हुआंग डोंगसू है। वही डोंगसू जिसे सोलो लेवलिंग की टाइमलाइन में संग जिन वू ने मारा था, लेकिन रैग्नारॉक की इस टाइमलाइन में वो जिंदा है और पहले से भी ज्यादा खतरनाक विलेन बन चुका है। ये सीन साबित कर देता है कि असली विलेन कभी नहीं बदलते। कैदियों के भागने की खबर पूरे कोरिया में फैल जाती है। सरकार और एसोसिएशन इमरजेंसी अनाउंसमेंट करती है और आसपास के शहरों को तुरंत खाली कराया जाने लगता है। उधर कैदी अलग अलग इलाकों में फैलकर आम लोगों के घरों पर हमला कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं और यहां तक कि चोरी के कपड़े पहनकर खुद को छुपा भी रहे हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि पुराने नाम फिर सामने आते हैं। कांग ताएशेक और मिन ब्योंगू जैसे कैरेक्टर्स भी इस ब्रेकआउट में शामिल हैं। वो सवाल करते हैं कि क्या हम सच में एसोसिएशन जैसी ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन से भिड़ सकते हैं। उनके पास एस विंग हंटर्स हैं, लेकिन फिर पीछे से आवाज आती है, प्लान यह है कि पूरे सियोल पर कब्जा करना है और लोगों को होस्टेज बनाना है। जब आम लोगों की जान दांव पर होगी तब एसोसिएशन भी बेबस हो जाएगी। सबसे बड़ा खुलासा तब होता है जब पता चलता है कि इन कैदियों के पास स्टार फ्रैगमेंट्स भी हैं जो उन्हें डोंग जुक ने दिए थे। इसका मतलब है कि उनकी ताकत अब कई गुना बढ़ चुकी है और ये ब्रेकआउट सिर्फ अराजकता नहीं बल्कि एसोसिएशन के खिलाफ एक ऑर्गेनाइज्ड युद्ध की शुरुआत है। कैदियों के पास स्टार फ्रैगमेंट्स आ चुके थे, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि इनका इस्तेमाल करने से वो सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि एक दिन किसी और की कठपुतली भी बन सकते हैं। सब एक दूसरे को उकसा रहे थे और कहते हैं कि कोई टेंशन नहीं, हमारे साथ डोंगसुक है और उसके साथ उसका भाई डोंगसू भी है जो एक एस रैंक हंटर है। इधर कैदी पूरे शहर में आतंक मचा रहे थे। लूटपाट, डकैती, औरतों के साथ दरिंदगी, हर तरह का घिनौना काम हो रहा था। लोग बेबस थे और शहर की हालत बदतर। ये सब देखकर डोंगसुक खुश हो रहा था। असल में वो सिर्फ सी रैंक का हंटर था, लेकिन हाई रैंक कैदियों के बीच में भी उसकी धाक जम रही थी। तभी पीछे से कांग ताएशेक आकर उसे कहता है, चल अब यहां से निकल चलते हैं। लेकिन डोंगसुक घमंडी अंदाज में उससे नीचा दिखाते हुए कहता है, तू कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं है, बस मेरे भाई डोंगसू का नौकर है। आदेश देने का हक सिर्फ मेरे भाई को है, तुझे नहीं। दोनों में भैंस तेज हो जाती है। ताएशेक कहता है कि वो डोंगसू को फॉलो नहीं करता बल्कि बस उसका एक काम पूरा कर रहा है, डोंगसुक को स्मगल करके बाहर ले जाना। लेकिन डोंगसुक इस बात पर भड़क जाता है। वो उसका कॉलर पकड़कर कहता है, तू बी रैंक हंटर है, मैं सी रैंक हूं, इसलिए तू मुझे नीचे समझता है ना? ताएशेक के अंदर भी गुस्सा फूट पड़ता है। वो मनी मन सोचता है कि ये कमजोर बंदा खुद तो स्टार फ्रेगमेंट लेने से डरता है और मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश करता है। क्या इसे अभी यहीं खत्म कर दूं? लेकिन तभी उसे डोंगसू का चेहरा याद आता है। एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखता है जहां पर डोंगसू कह रहा है कि उसे हंटर एसोसिएशन से कोई मतलब नहीं। ये सारा प्रिजन ब्रेक उसके लिए बस एक बहाना है। असली मकसद सिर्फ अपने छोटा भाई डोंगसुक को वापस लाना है। बाकी चाहे दुनिया जल जाए उसे परवाह नहीं।
और चेतावनी देता है कि अगर ताइशिक अपने मिशन में नाकाम हुआ तो अंजाम बुरा होगा। यही सोचकर ताइशिक शांत हो जाता है और कहता है कि उसका एकमात्र काम डोंगसुक को उसके भाई तक पहुंचाना है, बस। दूसरी तरफ हालात इतने बिगड़ चुके थे कि खुद चेयरमैन वू जिनचुल को मैदान में उतरना पड़ता है। वो कहता है, जब पूरा देश खतरे में है, मैं ऑफिस में बैठा नहीं रह सकता। चोई जोंग सवाल उठाता है कि प्रिजनर्स के गले में लगाए गए रिस्ट्रेंट स्टोन्स का क्या हुआ। जवाब मिलता है कि किसी ने करेक्शनल फैसिलिटी का कंट्रोल सेंटर पूरी तरह नष्ट कर दिया और गार्ड्स पर भी अटैक हुआ। ये सुनकर चोई जोंग चौंक जाता है और कहता है कि कंट्रोल सेंटर को तोड़ना, जिसे एक ए रैंक हंटर मैनेज करता था, और ऊपर से स्टार फ्रैगमेंट्स का इस्तेमाल, इसका मतलब है कि इस सब के पीछे कोई बहुत ताकतवर हाथ है। इसी बीच एस रैंक हंटर ताइग्यू और नकली एस रैंक हंटर पार्क दोजिन भी वहां पहुंचते हैं। ताइग्यू गुस्से में कहता है, मैंने सू को यहां बुलाया था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। ये सुनकर जेनचुल दंग रह जाता है। ताइग्यू आगे बताता है कि सू ने पार्क दोजिन के जरिए मैसेज भेजा था, वो करेक्शनल फैसिलिटी की ओर जा रहा है। यहीं पर शक और गहरा हो जाता है। सबको लगता है कि शायद स्टारस मैन्युफैक्चरिंग और इस पूरे प्रिजन ब्रेकआउट के पीछे सू का ही हाथ है। और अब जब वो खुद उसी जेल की ओर जा रहा है तो सवाल और भी खतरनाक हो जाते हैं। अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि खुद एस रैंक हंटर्स को भी शक होने लगा कि इस सबके पीछे सू ही है। ताइग्यू तो साफ साफ बोलता है, हेले मिंगसिंग को किसने मारा, स्टारस डिस्ट्रीब्यूशन का धंधा किसने चलाया, और इतने सालों तक फॉल्स रैंक बनकर हमें किसने बेवकूफ बनाया? सिर्फ उसने, सू ने। उसके लहजे से गुस्सा साफ झलक रहा था। रे में खड़े होकर ताइग्यू कसम खाता है, ये हाई रिस्क विलन है और इसे गिराना मेरा काम होगा। इधर ऑन ये तर्क देता है कि शायद सू जेल इसलिए गया हो ताकि लोगों की मदद कर सके, लेकिन चोई जुआंग उसका शक और गहरा कर देता है। वो कहता है, अगर मदद करनी थी तो उसने हमारे ऑर्डर को क्यों इग्नोर किया? अचानक आता है, लड़ता है और फिर गायब हो जाता है, और अब उसी जगह जा रहा है जहां पर स्टारस का खेल चल रहा है। ऊपर से वो फॉल्स रैंक हंटर भी है। मुझे भी लगने लगा है कि शायद सू ही विलन है। यानी अब एसोसिएशन के अंदर भी सुपर शक जम चुका था। दूर खड़ा अपोस्टल ये सब देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसने सोचा, गजब, सब लोग उसे ही विलन मानने लगे हैं। मुझे तो इससे और फायदा होगा। जब जब कोई स्टार्स खाता है, मैं उन्हें कंट्रोल कर सकता हूं। बस सही वक्त का इंतजार है और शो मेरा होगा। दूसरी तरफ सू उस सिटी के बीच पहुंच चुका था। उसके स्किल्स एक्टिव थे और वो दूर दूर तक लोगों की चीखें, दर्द और मौत महसूस कर पा रहा था। स्कूलों में, घरों में, सड़कों पर कैदी मासूम लोगों को बेरहमी से मार रहे थे। ये देखकर सू हैरान रह गया। वो एक प्रिजनर को पकड़कर गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारे पास मौका था, आजादी थी, तुम भाग सकते थे, लेकिन तुम इंसानों को क्यों मार रहे हो? किसने कहा तुम्हें ये सब करने को? कैदी चुप रहा। सू ने उसे जमीन पर गिराया, पैर उसके चेहरे पर रखकर कहा, तेरे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो बेहोश हो जा, या फिर रेजिस्ट कर, मुझसे भिड़ और यहीं मर जा। तभी पीछे से कैदी हंसते हुए बोला, हम डरते नहीं, हमारे पास स्टार फ्रैगमेंट है, और उसने वही टुकड़ा निगल लिया। देखते ही देखते बाकी कैदी भी स्टार्स खाने लगे। उनकी बॉडी पावर से भर उठी, आंखों में घमंड था, मानो अब उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। ये देख सू ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, तो तुमने दूसरा ऑप्शन चुना, यानी मुझसे लड़कर मरना। इसी पल उसे अपने पीछे एक जाना पहचाना चेहरा महसूस हुआ। वो था लिमिंग संग। लिमिंग मुस्कुराकर बोला, इनसे बातें करके टाइम क्यों बर्बाद कर रहा है? इन्हें स्टार्स खाकर फाइट करनी है तो करने दे। जब तक तू हिचकिचाएगा, निर्दोष लोग मरते रहेंगे। सच ये है कि तू अंदर से अब भी वही बच्चा है जो मार नहीं पाता। लिमिंग ने अपनी छाती की तरफ इशारा किया। कम ऑन, मुझे दिखा। मेरे पेट में तूने छेद किया था ना, वैसे ही इनके पेट में भी छेद करके दिखा। दिखा कि तू वाकई बदल चुका है। ये सुनते ही सूहू का गुस्सा फूट पड़ा। उसका रे पूरा जलने लगा और उसने बेरहमी से प्रिजनर्स का कत्ल करना शुरू कर दिया। हर वार में उसकी क्रोध झलक रही थी। चारों तरफ चीखें, खून और तबाही फैल गई। और जब सब खत्म हुआ तो वो फिर से लिमिंगसन की तरफ देखता है। लिमिंग उसके कंधे पर हाथ रखकर धीमे से कहता है। लिमिंगसन की बातें सुनकर सू चुप हो गया। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। फिर उसने धीरे से कहा, बेरू, इनके कॉप्स खा ले, और इनकी यादों से पता लगा कि असलियत में ये कर क्या रहे थे और इन्हें ऑर्डर किसने दिया था। बेरू तुरंत एक्टिवेट हुआ। वहीं सूखी नजर उन इंसानों पर पड़ी जिनकी आखिरी चीखें अब भी हवा में गूंज रही थीं। मरते वक्त वो रो रहे थे। उनकी चीखें, उनका डर, सब सू के दिल में तीर की तरह लग रहा था। वो बड़बड़ाया, मैं यहां आया था लोगों को बचाने, लेकिन फिर भी यही सब हो रहा है। ये सब देखकर मेरे अंदर गुस्सा और भी बढ़ रहा है। उसने अपने हाथ उन शवों पर रखा और धीरे से उनकी आंखें बंद कर दीं। फिर उसकी आवाज बदल गई। अब उसमें संकल्प था, कोई हिचकिचाहट नहीं।
ये दुनिया जिस खतरे के सामने खड़ी है, हम सबको इर्तिम के खिलाफ तैयार होना होगा। लेकिन इसके बजाय यहाँ जेल ब्रेक, स्टार्स और बेकार की लड़ाई चल रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो असली जंग आने से पहले ही हम बिखर जाएंगे। सू ने गहरी सांस ली और फैसला किया, अब मैं छुपकर काम नहीं करूंगा। अब मैं अपनी पहचान छुपाऊंगा नहीं। अब मैं सबको सामने बुलाऊंगा, मोनार्क्स के वंशज, हंटर्स, विलेन, यहां तक कि मॉन्स्टर्स को भी। सबको एक साथ जोड़कर हम इर्तिम और उस गॉड से लड़ेंगे। चाहे मुझे जो भी तरीका अपनाना पड़े, मैं ये करके रहूंगा। और इस बार मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। उसने हाथ बढ़ाया और मरे हुए प्रिजनर्स के शैडोज निकालकर अपनी आर्मी में जोड़ लिए। अंधेरे में उसकी आर्मी और भी विशाल हो गई। सीन कट। जैसन करेक्शनल फैसिलिटी के बाहर एक गाड़ी पागलों की तरह स्पीड में आती है। वो बेकाबू होकर टकराती है और पूरा धमाका होता है। आग चारों तरफ फैल जाती है। कैदी हंसने लगे। अबे ये तो आया और गया भी। लेकिन तभी धड़ाम, गाड़ी का दरवाजा उड़कर दूर जा गिरता है। कैदी सन्न रह जाते हैं। धीरे धीरे धुएं से दो साये निकलते हैं। पहला, बिग मी, व्हाइट टाइगर गिल्ड की वाइस मास्टर। उसका गुस्सा चेहरे पर साफ दिख रहा था। और दूसरा, पहली बार रैग्नारॉक आर्क में एंट्री करता है, बैक युनहो, व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर, एस रैंक अवेकेंड हंटर। उसके शरीर से इतना जबरदस्त ऑरा निकल रहा था कि जमीन कांप रही थी। वो गरजा, एक ट्रिप प्लान किया था, लेकिन इस हालात ने सब खराब कर दिया। ठीक है, अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इस गड़बड़ को यहीं अभी खत्म कर दूंगा। उसकी आंखों में जलती आग और ऑरा देखकर प्रिजनर्स भी कांप गए। मियो बताती है कि करीब 500 कैडी इधर उधर फैले हुए हैं और रास्ते में ढेर सारी लाशें भी पड़ी हैं। तभी उसे पता चलता है कि 3 एस रैंक हंटर्स और खुद चेयरमैन हेलिक हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ आ रहे हैं और अगले 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। मियो ये भी बताती है कि हो सकता है संगसू भी यहीं आसपास हो, जिस पे अभी सबको शक है। संगसू का नाम सुन के योनो को कुछ याद आता है, लेकिन वो तुरंत कहता है कि हमारी पहली प्रायोरिटी यहाँ बचे हुए लोगों को सुरक्षित निकालना है। जितने भी लोग जिंदा हैं उन्हें तुरंत बाहर ले जाना होगा। तभी उसकी बेटी कहती है कि पापा, आपको ऐसे हालात में देखकर मुझे पुराने दिन याद आ रहे हैं, जब आप फायर फाइटर हुआ करते थे। ये सुनकर हमें पता चलता है कि यूनो की बैक स्टोरी कितनी दमदार है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 2 हंटर्स पर, एक मेल और एक फीमेल। मेल हंटर अपनी जान देकर फीमेल हंटर को बचा लेता है। वो दोनों एक ही पार्टी से थे। लड़की शॉक में आ जाती है क्योंकि उसके साथी ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। लेकिन कैदी रुकते नहीं, बल्कि उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। पूछते हैं कि तुम दोनों रिलेशनशिप में थे क्या? लड़की रो रही थी और उनमें से एक कहता है, रोना बंद कर, अभी मैं तुझे उसके पास भेजता हूं। तभी अचानक एक आवाज आती है, अराइज, और सामने उसी मरे हुए हंटर का शैडो सोल्जर खड़ा हो जाता है। पता चलता है कि सो ने उसका शैडो एक्सट्रैक्ट करके उसे अपनी आर्मी में शामिल कर लिया है। यही शैडो आगे बढ़ के उस लड़की को बचा लेता है। कैदी शॉक में रह जाता है कि जिसे उसने अभी मारा था वो फिर से कैसे खड़ा हो गया। सो दूर से ये सब देख रहा था और समझ जाता है कि उस हंटर के दिल में सच में उस लड़की को बचाने की चाह थी, इसलिए वो बिना परमिशन के उसके पास पहुंच गया। यही सो उसको और ताकत देता है। उसकी स्ट्रेंथ और स्टैमिना दोनों बूस्ट हो जाते हैं और वो तुरंत कई कैदियों को मार गिराता है। उनकी मौत के बाद सो उनके शैडोज भी निकाल लेता है और अपनी आर्मी को ऑर्डर करता है कि जाओ और बाकी विलेंस को भी खत्म करो। बैरियो ये देखकर कहता है कि हमारी शैडो आर्मी प्लान के हिसाब से लगातार बढ़ रही है और सो का साफ कहना है कि बहुत जल्द इस सिटी के हर एक विलन का सफाया कर दिया जाएगा। बैरियो वहीं खड़ा शैडो अथॉरिटी की तारीफ करता है, बोलता है, देखिए यंग मोनार्क, ये शैडो अथॉरिटी कितनी कमाल की चीज है। सो भी मान जाता है कि उसे लगा था ये बेकार साबित होगा, लेकिन असल में ये बहुत काम का निकला। फिर सीन कट होता है उस लड़की पर जो उस शैडो सोल्जर के सामने जाके रोने लगती है। वही हंटर जो उसकी जान बचाने के लिए मर गया था और अब शैडो बन के उसके सामने खड़ा था। लड़की के आंसू देखकर बैरियो पूछता है कि आप इसे ऐसे ही रहने देंगे? सो बोलता है, ये शैडो सोल्जर ज्यादा वक्त तक नहीं रहेगा, एक दिन खुद ब खुद गायब हो जाएगा। जब तक है इन्हें आपस में रहने दो, मेमोरी शेयर करने दो। यानी सो चाहता था कि लड़की को अपने साथी के साथ आखिरी वक्त का थोड़ा सुकून मिल जाए। लड़की शैडो को देखती और कहती है कि तुम पहले से अलग लग रहे हो, जैसे जब तुम उस विलन से लड़ रहे थे तब कुछ बदल गया। ये सुनकर सो सोच में पड़ जाता है कि क्या शैडो अथॉरिटी सच में इतनी अनोखी और अलग चीज है। तभी अचानक उसे महसूस होता है कि उसकी कई शैडो आर्मी एक ही झटके में वाइप आउट हो गई हैं। वो हैरान रह जाता है कि आखिर ऐसा किसने किया। तभी पता चलता है कि ये सब कंग ताएशिक का काम है। सिर्फ एक ही अटैक से उसने सो की पूरी शैडो आर्मी उड़ा दी। दूसरी तरफ कैंग और डोंगसू भी वहां मौजूद थे। कैंग कहता है कि ये ब्लैक सोल्जर्स असल में हैं क्या, मैंने कभी इनके बारे में नहीं सुना। लेकिन कंग शांत रहता है, बस कहता है कि हमें अपना काम करना है और इन सबको क्लीन अप करना है। कैंग आगे समझाता है कि स्टार फ्रैगमेंट खाने के बाद उसकी पावर ए रैंक से भी ऊपर चली गई है,
इसलिए ये जो शैडो सोल्जर्स हैं, चाहे बी रैंक हो या डी रैंक, उसके सामने टिक नहीं सकते। तभी कंग नोटिस करता है कि सारे शैडो सोल्जर्स झुक रहे हैं और डोंगसू के पीछे से अचानक सो सीन में एंटर करता है। बैरू मुस्कुराकर कहता है, लगता है जैकपॉट लग गया, असली किंगपिन हमारे सामने है। सो डोंगसू को डायरेक्ट बुलाता है, वोंग डोंगसू। ये सुनकर डोंगसू गुस्से में फट पड़ता है, कैजुअली मेरा नाम ले रहा है तू, और तू ही है जिसने ये सब मॉन्स्टर समन की हैं। लेकिन सो उसके बाद इग्नोर करता है और सवाल पूछता है, पोस्टर में जिस औरत की तस्वीर है उसका तुझसे क्या रिश्ता है? डोंगसू जवाब देने से बचने के लिए शांत होने का नाटक करता है, लेकिन पीछे से अपनी उंगली से कंग को इशारा कर देता है कि हमला कर दो। बंदे की चालाकी देखो, सीधे लड़ने की बजाय चाल चल रहा था। कंग को लगता है कि समन टाइप हंटर्स डिफेंस में कमजोर होते हैं, बस समन करके ही काम चला सकते हैं, इसलिए वो झट से अटैक करता है। लेकिन सो बिल्कुल भी हिला नहीं, कंग उसके पास से निकल गया और सो को छू भी नहीं पाया। डोंगसू ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है। सो धीरे से उसके पास जाता है, कंधे पर हाथ रखता और कहता है, तो इसका मतलब उस औरत से तेरा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन स्टार फ्रेगमेंट तेरे हाथ कैसे लगा? सो ने टच करते ही सब समझ लिया था। डोंगसू वहीं गुस्से में चिल्लाता है और मन ही मन सोचता है कि ये बंदा कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। वो कहता है कि अगर तूने मुझे छुआ भी तो मेरा भाई तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इतना सुनते ही सो ने बिना टाइम वेस्ट किए अपनी फोर्स का इस्तेमाल किया और उसे धक्का देके सीधे जमीन में गाड़ दिया। जैसे ही सो ने अपनी जबरदस्त फोर्स का इस्तेमाल किया, डोंगसू के सीने से खून बहने लगा। दर्द इतना था कि वो चिल्लाने लगा। सो वहीं खड़े खड़े ठंडी आवाज में कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तेरा भाई कोई अवेकेंट बीइंग है या एस रैंक हंटर, आई डोंट केयर। मैं सिर्फ अपना सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब दे दे। डोंगसू हकलाते हुए बता देता है कि जो स्टार फ्रेगमेंट उसे मिला था वो उसके भाई ने ही दिया था। बाकी कैदियों को इस्तेमाल करके शहर में जो अटैक करवाया वो किसी मिशन के लिए नहीं था, बस मजे के लिए। ये सुनते ही सो के चेहरे पर गुस्सा और गहरा हो जाता है। उसकी आवाज गूंजती है, तो सिर्फ मजे के लिए तूने इनोसेंट लोगों को मार डाला, यही है तेरा मजा? डोंगसू बचाव करने की कोशिश करता है, कहता है कि वो बाकी कैदियों को रोक लेगा, सबको समझा देगा। लेकिन तभी कैंग पीछे से कंग को इशारा करता है कि सो पर हमला करो। कंग अंदर से घबराया हुआ था, मन में चल रहा था ये बंदा बहुत डेंजरस है, चाहे डोंगसू का भाई कितना भी बड़ा हो, लेकिन मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि अभी मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। लेकिन भागने से पहले ही अपोस्टल का कंट्रोल उस पर हावी हो जाता है, क्योंकि कंग ने स्टार फ्रेगमेंट खाया हुआ था और जिसने भी स्टार फ्रेगमेंट कंज्यूम किया उसे अपोस्टल कभी भी कंट्रोल कर सकता है। कंग अचानक बेचैन महसूस करने लगता है, पसीना आने लगता है और तभी अपोस्टल की आंखें बंद होती हैं। वो पूरी तरह से कंग पर हावी हो जाता है। अपोस्टल सोचता है, एस रैंक हंटर्स आने से पहले मुझे देखना है कि ये सू कितना स्ट्रांग हुआ है, और फिर कंग को कमांड देता है, मैं जो कहूंगा वही कर। अगले ही पल कंग की पर्सनैलिटी पूरी तरह बदल जाती है। वो अब सिर्फ अपोस्टल का कठपुतली है। बिना देर किए वो सू पर वार करता है। सू फुर्ती से हट जाता है और वो वार सीधे डोंगसू पर पड़ता है। एक ही मैसिव स्लैश में डोंगसू का जिस्म टुकड़े टुकड़े हो जाता है। पूरा मैदान खामोश हो जाता है। बेरू तुरंत कहता है, यंग ऑनर्क, मैं साफ महसूस कर रहा हूं, ये अटैक अपोस्टल का है। सू भी सिर हिलाता है और कहता है, इसका मतलब कंग अब पूरी तरह से कंट्रोल में है। अच्छा है, अब मुझे सीधे अपोस्टल से बात करने का मौका मिल गया। आगे क्या होगा, ये टकराव कितना खतरनाक होगा, ये तो अगले पार्ट में पता चलेगा।